आज हम बात करने वाले हैं लगभग 250 सालों में फैली एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक यानी मुगल साम्राज्य एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आइए जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि सिर्फ 200 व्यापारियों से बनी एक कंपनी ने आखिर ये कर कैसे दिखाया। कैसे उन्होंने एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया जहां पहले से ही इतना विशाल मुगल साम्राज्य मौजूद था। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात है 16वीं सदी के भारत की। उस वक्त भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, वो सच में दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी कहते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ 16वीं सदी का भारत जहां दुनिया का लगभग 25% प्रोडक्शन होता था, और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन जो उस वक्त सिविल वॉर से जूझ रहा था और जिसका वर्ल्ड प्रोडक्शन में हिस्सा सिर्फ 3 से 4% था। मतलब जमीन आसमान का फर्क। ब्रिटेन के हालात इतने खराब थे कि उनके नाविक पोर्चुगीज जहाज़ों को लूटकर अपना गुजारा कर रहे थे। अब ऐसे में जब उन तक भारत की बेहिसाब दौलत की कहानियां पहुंची, तो ये एक हताश देश के लिए पूरब की ओर देखने का सबसे बड़ा कारण बन गया। और बस इसी लालच ने अंग्रेजों को भारत की जमीन पर ला खड़ा किया। शुरुआत तो उन्होंने बड़े सीधे साधे ढंग से की, व्यापार से। लेकिन यह व्यापार बहुत जल्द ही विश्वासघात में बदलने वाला था। साल था 1600। बेस ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और इसके ठीक 8 साल बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज लेकर गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उतरे। उस समय हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कैप्टन हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी। कई बार मना किया गया, लेकिन आखिरकार जहांगीर मान गए। ये एक ऐसा फैसला था जिसने अनजाने में ही हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। इजाजत मिलते ही कंपनी ने धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। लोगों को रोजगार दिया, अच्छी सैलरी दी, जिससे कई भारतीय व्यापारी भी उनके साथ जुड़ गए। देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने एक भरोसेमंद छवि बना ली थी, लेकिन इस भरोसे के मुखौटे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से अंग्रेजों का असली खेल शुरू होता है। और वो खेल था उनकी सबसे खतरनाक रणनीति का, फूट डालो और राज करो। हुआ ये कि 1686 में अपनी बढ़ती ताकत के नशे में अंग्रेजों ने सीधे सीधे मुगलों से ही जंग छेड़ दी। नतीजा, बादशाह औरंगजेब की सेना ने उन्हें बहुत बुरी तरह हराया। पर इस हार ने अंग्रेजों को एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाया कि वो भारत को सीधी लड़ाई में कभी नहीं जीत सकते। और इसी हार के बाद जन्म हुआ उनकी सबसे घातक रणनीति का, डिवाइड एंड रूल। मतलब सीधा सा था, अगर जीत नहीं सकते तो तोड़ दो। भारतीय शासकों को आपस में लड़ाओ, उन्हें कमजोर करो, और फिर उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी सत्ता पर कब्जा कर लो। यहां पर मुगलों से हुई एक और, शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूल। जंग जीतने के बाद भी बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेजों को सिर्फ एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी समझा। उन पर जुर्माना लगाया और उन्हें माफ करके वापस व्यापार करने की इजाजत दे दी। शायद उन्हें लगा कि ये चंद व्यापारी उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन इसी एक माफी ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, भारत में रुककर अपनी नई घातक रणनीति पर काम करने का मौका। और अंग्रेजों को ये मौका बहुत जल्द मिल भी गया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में जो उथल-पुथल मची, वो उनके लिए एक सुनहरा अवसर बनकर आई। औरंगजेब के जाते ही उनके बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई। साम्राज्य अंदर से बिल्कुल खोखला होने लगा। एक के बाद एक मुगल साम्राज्य की दीवारें ढहने लगीं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पहले प्लासी और फिर बक्सर की लड़ाई जीती और धीरे धीरे पूरे इलाके पर अपना शिकंजा कस लिया। उनकी ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत साफ थी। समझिए, 4 स्टेप्स में। पहला, मुगल शहजादों के आपसी लड़ाई में किसी एक का साथ देना। दूसरा, जो छोटे छोटे राजा नवाब थे, जैसे बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम या फिर मराठा, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। तीसरा, और ये बहुत चालाकी भरा कदम था, हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना ताकि लड़ाई लंबी चले और दोनों ही पक्ष बर्बाद हो जाएं। और चौथा और आखिरी स्टेप, जब दोनों लड़कर कमजोर हो जाएं तो विजेता को भी धोखा देकर हरा दो और उसके इलाके पर कब्जा कर लो।
ये एक सोचा समझा और बेहद बेरहम खेल था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं मुगल कहानी के आखिरी पन्ने पर, वो दौर जहां से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। अपनी जीत को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सबसे चालाक चाल चली। उन्होंने रेलवे, सड़क और नई शिक्षा नीतियों के जरिए भारत में ही एक ऐसा क्लास तैयार किया, जमींदार, व्यापारी और पढ़े लिखे लोग, जिनके अपने फायदे अब अंग्रेजी राज से जुड़ चुके थे। और इसका भयानक नतीजा हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिला, जब इसी तबके के कई लोगों ने क्रांतिकारियों का नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह की नाकामी के बाद जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, उनके परिवार को खत्म कर दिया गया और 332 साल पुराने मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के गुलाम बन गया। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या भारत की 200 साल की गुलामी सिर्फ मुगलों की कुछ गलतियों का नतीजा थी, या फिर ये व्यापारियों के भेस में आए शातिर दिमागों की एक बहुत लंबी और सोची समझी साजिश का परिणाम था?